स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड ऑल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट्स, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम जो चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, उस चैप्टर को मैंने कितने पार्ट्स में बांटा था? मैंने उसको 2 पार्ट्स में बांटा था कि देखो, अगर आप कुछ भी फूड खाते हो तो उसका रिसोर्स या सोर्स क्या होता है? आइदर प्लांट और आइदर एनिमल। तो हमने क्या है, चैप्टर को 2 पार्ट्स में बांटा था, ठीक है। एक आपका हो गया प्लांट सोर्सेस। क्या हो गया स्टूडेंट्स? प्लांट सोर्सेस। और एक आपका क्या हो गया? देखो, ये फूड का है। फूड के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो प्लांट सोर्स हो सकता है या फिर एनिमल सोर्स, ठीक है। तो हमने प्लांट सोर्सेस में, देखो, आप प्लांट को खाते हो तो मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये नहीं कहूंगी कि आप प्लांट को खाते हो। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या खाते हैं? हम क्रॉप्स को फूड की फॉर्म में इनटेक करते हैं, ठीक है। तो हमने क्रॉप से रिलेटेड क्या क्या पढ़ लिया स्टूडेंट्स? क्रॉप में हमने उसके इंप्रूवमेंट पढ़े, ठीक है। इंप्रूवमेंट किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े? क्रॉप की पैदावार बढ़ाओ, क्रॉप का ईल्ड बढ़ाओ, ओवरऑल जो टर्नओवर होता है उसको क्या करो? इंक्रीज कर दो। क्रॉप ईल्ड के बाद इंप्रूवमेंट इन वेराइटी। वेराइटी के बाद क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? प्रोडक्शन। क्या पढ़ा था? प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन के बाद प्रोटेक्शन। ये 4 पॉइंट्स कंटेंट्स की फॉर्म में हमने प्लांट्स में कवर अप कर ली है। अब जो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने 2 टॉपिक्स में बांटा था चैप्टर को, प्लांट और एनिमल, तो एनिमल से रिलेटेड हम जो पढ़ने वाले हैं, देखो, अगर आपको एनिमल्स को फूड की फॉर्म में इनटेक करना है या यू आर टेलिंग दैट एनिमल इज योर फूड रिसोर्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनिमल्स की केयर करनी पड़ेगी, ठीक है। उनके खान पीन का ध्यान रखना पड़ेगा, वो ढंग से खाते हैं नहीं पीते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप उन्हें डर्टी फूड खिलाओगे, ठीक है, उनकी केयर नहीं करोगे, उनको डिजीज्ड बना दोगे, तो डायरेक्टली अगर इनडायरेक्टली आप उसे खा रहे हो तो आप भी तो डिजीज प्रोन हो रहे हो, ठीक है। तो इस पूरे एनिमल सोर्स में हम जो हेडिंग डालेंगे वो होगी एनिमल हस्बेंड्री। मैंने आपको एक फनी बताया था कि लाइक अ हस्बैंड टेक्स केयर ऑफ हिज वाइफ, इन दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स का पूरा मैनेजमेंट पढ़ना, उन्हें किस चीज की जरूरत है, किस तरीके से उन्हें रखना है, किस तरीके से उन्हें मार्केट में देना है कि फूड रिसोर्स पब्लिक को अवेलेबल हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम जो हेडिंग डालेंगे वो एनिमल्स के रेस्पेक्ट में होगी और वो होगी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मैम, वी आर हैविंग डाइवर्सिफाइड एनिमल्स इन आवर अर्थ। ओके, आई एम फाइन विथ योर स्टेटमेंट दैट वी आर हैविंग डाइवर्सिफाइड एनिमल्स। क्या हम सारे एनिमल्स को खाते हैं? एक तरीके से ये क्वेश्चन कहें कि शायद हाँ, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं दे आर टोटली एंड टोटली डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स। आपने सुना होगा, मैं तो गोट का भी खा लेता हूं, मैं तो चिकन का भी गोश्त खा लेता हूं, मैं तो रैबिट भी खाया। दैट उनकी वो चॉइस है, हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि आप ये क्यों खा रहे हैं, दैट इज नॉट हेल्दी, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन एनिमल्स की बात करें तो आई कैन से डाइवर्सिफाइड ऑफ एनिमल्स कैन बिहेव एज अ फूड रिसोर्स फॉर मी। अब देखो, मुझे किसी एनिमल को एज अ फूड रिसोर्स बनाना है या मुझे इतना पैदावार करना है उस फूड का कि वो क्या है, मार्केट में या पब्लिकली भी क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं ऐसे राह चलते किसी एनिमल को उठा के थोड़ी खा लूंगी। मैं उसे, हो सकता है कि वो रोड का ही हो, मैं उस एनिमल को लूंगी, ठीक है, उसकी केयर करूंगी, उसको ध्यान से रखूंगी, उसको अच्छा खाना पीना दूंगी। उसके बाद में क्या करूंगी, उसके प्रॉपरली डिजीज का ध्यान रखूंगी। अगर उसको बीमारी हो गई है तो वो बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिजीज्ड एनिमल कांट बिहेव एज अ गुड रिसोर्स ऑफ फूड फॉर यू एज वेल एज फॉर दी पब्लिक। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको किसी एनिमल को फूड रिसोर्स करवाना है तो आपको उसको डोमेस्टिकेट करवाना पड़ेगा, उसको अपने घर के अंदर एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करवाना पड़ेगा, उसे एक तरीके से एनिमल को डोमेस्टिकेशन में रखना पड़ेगा, पेट बनाना पड़ेगा। अब देखो, पेट तो वर्ड अलग हो जाएगा, क्योंकि आप डॉग्स को अपने घर में पेट रखते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको खिलाते पिलाते क्योंकि आपको उन्हें खाना है।
वो बात अलग है। लेकिन जनरली डोमेस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है, आप उन्हें घर में रखोगे, बिल्कुल वैसी ही केयर दोगे जैसे आप अपने आप को देते हो, पर इन फ्यूचर आप उन्हें क्या कर रहे हो, यूज के लिए उन एनिमल्स को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, ऐसा कह सकती हूं, एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंस ऑफ केयरिंग, rearing and managing किसको, and managing the domesticated animals and managing the domesticated animals for डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, फालतू थोड़ी करेंगे, फॉर ह्यूमन यूज, फॉर ह्यूमन यूज। दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइंस ऑफ केयरिंग, रियरिंग, मैनेजिंग द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज। ठीक है, इसमें जो मैं 4 हेडिंग्स लिखाऊंगी, उन 4 हेडिंग्स को आज हमें 1 बाय 1 क्या करना है, पढ़ना है। पहले क्या आएगा, कैटल मैनेजमेंट, कैटल मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा आएगा पोल्ट्री मैनेजमेंट। क्या आएगा स्टूडेंट्स, पोल्ट्री मैनेजमेंट। ये मैं आपको बता चुकी थी, लेकिन नए सिरे से हेडिंग स्टार्ट हो गया है तो हम इसको लिखना जरूरी है, ऐसे नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूरी है। कैटल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, कैटल मैनेजमेंट हो गया, पोल्ट्री मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद फिश प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फिश प्रोडक्शन मैनेजमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन स्टूडेंट्स, बी कीपिंग मैनेजमेंट, बी कीपिंग मैनेजमेंट। स्टूडेंट इसको नोट डाउन करिए, फिर हम एक एक को अच्छे से पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आपने इन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक को प्रॉपरली डीप में स्टडी करेंगे। पहला हेडिंग क्या डलेगा एनिमल हस्बेंड्री में, पहला हेडिंग डलेगा कैटल मैनेजमेंट। क्या डलेगा स्टूडेंट्स, कैटल मैनेजमेंट। सो राइट इट डाउन द फर्स्ट हेडिंग कैटल मैनेजमेंट। किसके अंदर पढ़ रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री, और वो किसके अंदर पढ़ रहे हैं, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हेडिंग क्या डलेगी, कैटल मैनेजमेंट। क्या डलेगी स्टूडेंट्स, कैटल मैनेजमेंट। कैटल्स को मैनेज करो जिससे कि अच्छे से अच्छा फूड रिसोर्स मिले, कैटल को मैनेज करो जिससे कि अच्छे से अच्छा फूड रिसोर्स मिले। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय कैटल। कैटल जनरली क्या है, ये काउज, बुल्स, बफेलोस, ठीक है, ये कैटेगरी के एनिमल्स आते हैं। तो कैटल का मतलब ये है कि ऐसे एनिमल्स जिनको जनरली आप डेयरी मैनेजमेंट में यूज करते हो, उनकी केयर आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए। डेयरी से रिलेटेड प्रोजेक्ट मतलब आप बोलते हो दूध खत्म हो गया है, मम्मी डेयरी से मंगा लो। डेयरी का मतलब क्या है, जहां पर काउज, बफेलोज, इन सब की केयरिंग होती है, रियरिंग होती है, इनकी मैनेजमेंट होता है, इन्हें तरीके से रखा जाता है, इनकी हेल्थ का ध्यान दिया जाता है, इनके खाने पीने का ध्यान दिया जाता है, और इन टर्न ये हमें क्या देते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, लाइफ स्टॉक देते हैं। लाइफ स्टॉक मतलब लाइफ को बढ़ाने के लिए ऐसे कोई प्रोडक्ट्स देते हैं जिनको आप स्टॉक के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। जैसे कैटल्स में अगर आप काउस को ले लो तो जनरली काउ से आपको क्या मिलेगा, मिल्क मिलेगा। मिल्क से आपको वेरियस प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे घी बनता है, चीज बनता है, बटर बनता है, ठीक है। और जैसे बफेलोज हो गए,
बुल्स हो गए, ये जनरली क्या है एग्रीकल्चर में काम आते हैं, हल जोतने के काम आते हैं, वो हल होता है उसको आगे चलाने के लिए काम आ जाते हैं, और भी वेरियस काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ये एनिमल्स आपके काम आते हैं। तो इनको ओवरऑल एक कैटेगरी में बांटा है, कैटल्स। किसकी कैटेगरी में बांटा है? कैटल्स की कैटेगरी में बांटा है। तो एक एक करके समझते भी हैं और लिखते चलते हैं। कैटल मतलब देखो, अब कैटल में मैंने आपको एक एनिमल के बारे में नहीं बताया है, मैंने आपको ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बारे में बताया है। मैं ये कह सकती हूं कैटल इंक्लूडेड दोज ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ध्यान से सुनिएगा, कैटल इंक्लूडेड दोज ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर यूज्ड फॉर डेयरी मैनेजमेंट एज वेल एज एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट। बिल्कुल सही है, लिखे। कैटल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ग्रुप क्यों लिख रही हूं? क्योंकि इसमें किसी एक एनिमल से आपका काम नहीं चलने वाला है, बहुत सारे एनिमल्स की जरूरत है। ग्रुप ऑफ एनिमल्स यूज्ड इन किसमें यूज्ड स्टूडेंट्स? डेयरी मैनेजमेंट, एज वेल एज एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट। और ये दोनों आपको देखो, एग्रीकल्चर में अगर आप एनिमल्स का यूज करोगे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी आएगी क्रॉप से रिलेटेड, और इसमें आपको मिल्क से रिलेटेड आएगी। तो ओवरऑल दोनों क्या बनाएंगे? दोनों लाइव स्टॉक बनाएंगे। लाइव स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज। अब अगर हम इन टॉपिक्स को वन बाय वन सब टॉपिक्स में पढ़ें तो कैसे स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स? देखो, अगर कैटल मैनेजमेंट की बात कर रही हूं तो पर्पस क्या है? पर्पस क्या है कैटल को यूज करने का? दो चीजें हो सकती हैं स्टूडेंट्स, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स जनरेशन, पैदा करना, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स जनरेशन, और यूज्ड इन, इसको मैं थोड़ा सा एक रो में लिख देती हूं स्टूडेंट्स, यूज्ड इन किसमें होगा स्टूडेंट्स? यूज्ड इन वेरियस काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। यूज्ड इन वेरियस काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एक का एग्जाम्पल दे सकती हूं, जैसे हल जोतने को क्या बोलते हैं? हल जोतने को हिंदी में अगर इसका एग्जाम्पल लिखूं, हल जोतने को कहते हैं प्लोइंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्लोइंग। जो जनरली बैल के ऊपर कुछ बांध देते हैं और वो खींचती जाती है, तो पीछे से क्या होता है? वो मिट्टी का हल जोतता जाता है। आपको सीड्स डालने हैं और भी कुछ अगर वैरायटी डालनी है तो वो बैल चलता जाता है पूरे खेत पर और उसका क्या करता है? हल जोतता जाता है। जो टिपिकली कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं वो बता रही हूं। तो इसके बिहाफ पर हमारे पास क्या है? टू कैटेगरी ऑफ एनिमल्स आ सकते हैं। एक हो सकते हैं डेयरी एनिमल्स। डेयरी एनिमल्स में कौन आएगा? मिल्क प्रोड्यूसिंग। डेयरी एनिमल्स में कौन आएगा? मिल्क प्रोड्यूसिंग। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? काउ। ठीक है, ये तो बहुत इजी सी टॉपिक है, मैं तो आपको जस्ट नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू लिखा रही हूँ। ये सब चीजें आपको क्या है? डे टू डे प्रैक्टिस में पता है। ठीक है, दूसरा क्या आता है स्टूडेंट्स? दूसरे कैटेगरी में आते हैं ड्राउट एनिमल्स। कौन से आते हैं स्टूडेंट्स? ड्राउट एनिमल्स। कौन से आते हैं? ड्राउट एनिमल्स। अगर इसको सिंपल भाषा में लिखूं तो क्या लिख सकती हूं? विच जनरली यूज्ड फॉर वर्क। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो बफेलो। क्या लिख सकते हो?
बफेलो। जनरली देखो बफेलो भी आपके मिल्क देने में काम आती है, तो आप इसको इसकी कैटेगरी में भी इन्वॉल्व कर सकते हो। बुल हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके वेरियस काइंड्स ऑफ कैटल्स में आते हैं और अलग अलग इन लोगों के काम है। देखो इसका जनरली मिल्क प्रोड्यूसिंग का काम है, इसका अदर एक्टिविटीज देने का काम है, ठीक है। तो मेनली अगर हम बात करें तो इनका पर्पस तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। पर्पस के अलावा अगर हम यूजेस की बात करें तो किस यूज में आ रहे हैं, बार बार स्टूडेंट्स इसमें एक ही लाइन रिपीट हो रही है, मिल्क जनरेशन, मिल्क जनरेशन एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज फॉर इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें, हमें दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स की जरूरत है, मतलब क्वांटिटी तो बढ़ रही है, लेकिन क्या मैं चाहूंगी कि मैं मेरी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करूं? नहीं, मैं कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगी। तो अच्छी क्वांटिटी के साथ अगर मुझे अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो जैसे मैंने प्लांट्स में नई वैरायटी इंप्रूवमेंट करवाने के लिए रिप्रोडक्शन कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, उसी तरीके से मैं एनिमल्स में भी क्या कराऊंगी, रिप्रोडक्शन कराऊंगी। उस रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? प्लांट्स में प्रॉपरली रिप्रोडक्शन को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, एनिमल्स में क्या कहते हैं? ब्रीडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ब्रीडिंग। ब्रीडिंग की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? ब्रीडिंग की डेफिनेशन होगी रिप्रोडक्शन बिटवीन जेनेटिकली मतलब तुम बिल्कुल अदर जीनस की हो, मैं बिल्कुल अदर जीनस की हूं, लेकिन हूं एक ही स्पीशीज, काऊ की कैटेगरी में, ठीक है। रिप्रोडक्शन बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर एनिमल्स, बिल्कुल प्लांट की तरह ही होगा। मैं सिर्फ डेफिनेशन लिखा रही हूं, इसके बाद मैं आपको प्रॉपरली दो ब्रीड्स के नाम बताऊंगी और वैरायटी न्यू डेवलप करके बताऊंगी। रिप्रोडक्शन बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर एनिमल टू प्रोड्यूस न्यू वैरायटी। इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन किया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर अच्छे और कैटल्स की नीड है, जितने ज्यादा अच्छे वैरायटी के कैटल्स होंगे उतने ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, किसकी? मिल्क की, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है। देखो ब्रीडिंग की डेफिनेशन तो लिख ली मैंने। ब्रीडिंग की डेफिनेशन क्या है? रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एनिमल्स। पर एक्चुअली कौन से ऐसे दो जेनेटिकली डिसिमिलर एनिमल्स को मैं मेट कराऊं, रिप्रोड्यूस कराऊं कि मुझे एक ऐसी वैरायटी मिले जो 100% बहुत अच्छी हो, ठीक है। 100% बहुत अच्छी का मतलब क्या है? वो एक ही वैरायटी एग्रीकल्चर के काम भी कर ले, हल भी जोत ले, फार्मर को और अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में हेल्प भी कर दे, और मिल्क प्रोडक्शन भी क्या हो? बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम क्या हेडिंग लिखाई थी? ब्रीडिंग। क्या लिखाई थी स्टूडेंट्स? ब्रीडिंग। अब देखो कैसे ब्रीडिंग करवा सकते हैं, ध्यान से देखना इसको स्टूडेंट्स। आपने ये नोट डाउन किया ब्रीडिंग कैसे होगी? देखो अब ध्यान से देखना कैसे कैसे दो जेनेटिकली डिसिमिलर एनिमल्स में मैं ब्रीडिंग स्टार्ट करवाती हूं। देखो मैं क्या उठाऊंगी? मैं उठाऊंगी एक ही काऊ की स्पीशीज। क्या उठाऊंगी? काऊ स्पीशीज। पर दोनों क्या है? बिल्कुल अलग अलग उठाऊंगी। देखो कैसे उठाऊंगी?
एक को मैं बोल रही हूं, एक को मैं कह रही हूं कि ये इंडियन ब्रीड है, एक को मैं बोल रही हूं ये इंडियन ब्रीड है, और ये वाली फॉरेन ब्रीड है। क्या है स्टूडेंट? फॉरेन ब्रीड। अब देखो नाम भी होगा, इंडियन फॉरेन तो नहीं बोलूंगी ना। इंडियन ब्रीड का एग्जाम्पल है सिंधी। क्या है? सिंधी। एक गाय का नाम है जो इंडिया में पाई जाती है, उसका नाम क्या है? सिंधी। और एक फॉरेन की गाय है, कोई भी फॉरेन कंट्री की काऊ ठाली है, उसका नाम है जर्सी। क्या है? जर्सी। मैं कह रही हूं दोनों का रिप्रोडक्शन से बेस्ट क्वालिटी बननी चाहिए। ठीक है, बन गई मान लो। अब मैं कहूंगी कि जो न्यू वैरायटी डेवलप हुई है, ये जो न्यू वैरायटी डेवलप हुई है, इसमें ऐसी क्या चीज होनी चाहिए? नो डाउट अगर मैं मेरे पेरेंट्स की ऑफस्प्रिंग हूं तो 50% कैरेक्टर पापा की लूंगी, 50% कैरेक्टर मम्मी के लूंगी। तो अगर ये न्यू वैरायटी होगी तो 50% सिंधी की चीजें होनी चाहिए और 50% जर्सी की चीजें होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैम पहले मुझे ये तो बताओ कि सिंधी में क्या कैरेक्टर्स होंगे और जर्सी में क्या कैरेक्टर होंगे, तो मैं मिक्सचर करके दोनों को मिलाकर एक न्यू वैरायटी को डेवलप कर लूंगी। बिल्कुल सही बात है, ये बताना पहले जरूरी है। देखो जो सिंधी है, सिंधी गाय है, उसमें क्या होता है? दे आर हाई रेजिस्टेंट टू डिजीजेस। इनमें क्या क्वालिटी है? हाई रेजिस्टेंट टू डिजीजेस। ये किसी भी एनवायरमेंट में आगे बढ़ लेती है, चाहे समर हो, विंटर हो या बहुत ज्यादा रेनी सीजन हो, ये कुछ भी करके हर एनवायरमेंट को क्या कर लेती है? मैनेज कर लेती है। जैसे कोई है, आप किसी भी न्यू एरिया में जाते हो, कोई लोग रीजन बहुत कम होती है, बहुत जल्दी बीमार पड़ गए, स्नीजिंग हो रही है, सर दर्द हो रहा है, कोई लोग क्या करते हैं? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर एनवायरमेंट में एडजस्ट कर लेती हूँ, हर चीज को एडेप्ट कर लेती हूँ, उसके साथ ढल जाती हूँ। तो इसमें क्या क्वालिटी है? इनमें क्या क्वालिटी होती है? हाई रेजिस्टेंट टू डिजीजेस। भाई अगर आपने कोई गाय पाली है, वो आए दिन बीमार पड़ती जा रही है, समर में बीमार पड़ रही है, फिर थोड़ा सा विंटर में काम करती है, फिर रीजन बीमार पड़ जाती है, तो उससे आपको क्या हार्म है? अगर वो बीमार पड़ेगी, जब आप बीमार पड़ते हो, यू आर नॉट हेल्दी, यू आर फीलिंग डिस्कम्फर्ट, क्या आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बाकी डेज की तरह होती है? नहीं होती है। तो अगर इनकी वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगी तो हाउ विल यू एक्सपेक्ट कि मैं एग्रीकल्चर में यूज कर लूं या मैं मिल्क प्रोडक्शन में यूज कर लूं? ठीक है। उसी तरीके से अगर हम जर्सी की बात करें तो जर्सी में क्या क्वालिटी होती है? जर्सी में होती है हाई लैक्टेशन पीरियड। क्या होती है स्टूडेंट्स? हाई लैक्टेशन पीरियड। अब आप बोलोगे मैम लैक्टेशन इज ए न्यू टर्म। डेफिनेटली स्टूडेंट, लैक्टेशन इज अ न्यू टर्म फॉर यू। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? देखो, जब आप पैदा होते हो, ठीक है, तो आपको तो नहीं पता होगा, आपकी मदर को डॉक्टर्स बोलती हैं कि 6 महीने तक आप बच्चे को खुद का दूध पिलाओ। ठीक है, मदर खुद ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी और बच्चे को क्या करेगी? फीड करेगी। ठीक है, तो आपकी मदर उस ड्यूरेशन में लैक्टेशन पीरियड में है। तो उसी तरीके से लैक्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि किस पीरियड तक आपकी गाय दूध दे रही है। जिसका कम पीरियड होगा, ठीक है, देखो लैक्टेशन का मतलब क्या है? लैक्टेशन लैक्टोज वर्ड से रिलेटेड होता है। लैक्टोज का मतलब क्या होता है? मिल्क। तो लैक्टेशन मतलब मिल्क जेनरेशन। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? मिल्क जेनरेशन। मिल्क जेनरेशन। गाय का बहुत ज्यादा लैक्टेशन पीरियड है, बहुत टाइम तक दूध देती जा रही है। इज इट बेनिफिशियल फॉर यू? यस। मैं कह रही हूं गाय का 2 साल तक लैक्टेशन पीरियड है। आप बोलोगे वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छा पीरियड है मेरे लिए। ठीक है,
2 साल तक अगर मेरी गाय अच्छे से अच्छा दूध देगी तो मैं उसे अपने लिए भी यूज कर सकती हूँ और उसे दूध को बेचकर मैं एक बिजनेस भी कर सकती हूँ. आई कैन अर्न मनी. डेफिनेटली यू कैन अर्न मनी. लेकिन अगर लैक्टेशन पीरियड सिर्फ 2 महीने का है, हाउ विल यू एक्सपेक्ट दैट बेनिफिट ऑफ 2 months इज ग्रेटर देन 2 years? नो, 2 years इज ग्रेटर देन 2 months. तो जर्सी में क्या है, हाई लैक्टेशन पीरियड है. तो जो भी न्यू वेराइटी डेवलप हो रही है, न्यू वेराइटी डेवलप हो रही है, उसमें क्या है, ये भी कैरेक्टर आने चाहिए और ये भी कैरेक्टर्स आने चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स. और क्या क्या कर सकते हो आप? बोलोगे मैम ये तो सब कुछ हो गया, ये तो क्या है, सब कुछ डन है. तो अगर ये सब कुछ डन है तो आपको अगर अपनी गाय को अच्छे से रखना है, आप चाहते हो कि गाय डिजीज फ्री भी रहे और अच्छे से अच्छा लैक्टेशन पीरियड भी हो, तो आप उस गाय को क्या क्या फैसिलिटीज देना चाहोगे? आप ही बताओ मुझे, क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले उनके रहने का, साफ सफाई का, डिजीज फ्री और खान पान का. लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स? तो मैं इसमें लिख सकती हूँ. चलो मैं ये एरो हटा देती हूँ. ठीक है, ये न्यू वैरायटी डेवलप हो गई. अब देखो आप क्या क्या दोगे अपनी गाय को. यू विल प्रोवाइड फूड. भाई आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप रख रखाव नहीं करोगे, जिस डेफिनेशन को आपको सेटिस्फाइड नहीं करोगे, केयरिंग, रियरिंग एंड मैनेजमेंट, ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत बाद में आएगा. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फूड का ध्यान रखना पड़ेगा. फूड में जनरली गाय क्या खाती है, रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट. रफेज का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट, दोनों मिलाकर चारा भूसा. सबसे ज्यादा जिनमें फाइबर कंटेंट होंगे, आप अपनी गाय को वो चीज क्या करोगे, अवेलेबल करवाओगे. तो इनके फूड को जनरली किन टर्म्स में बोला जाता है, रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट. और क्या क्या देना चाहोगे आप? देखो आप गाय को कहां रखोगे, गाय को आपको क्या रखना पड़ेगा, बहुत ही ओपन एरिया में रखना पड़ेगा. ओपन एरिया, ये थोड़ी है कि गाय को आप छोटी सी एरिया में बंद करके रख दोगे. ओपन एरिया फॉर रेजिडेंस. कैसा एरिया होगा, गंदा वाला नहीं. एरिया शुड बी क्लीन. प्रॉपर हवा भी होनी चाहिए, खिड़की भी होनी चाहिए. क्लीन, वेल वेंटिलेटेड. ठीक है, और पानी भी तो दोगे, सिर्फ खाना ही खिलाओगे क्या? प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटी. और क्या क्या रख सकते हो? अगर आप इतना अच्छा दे रहे हो, देखो आपकी गाय को बीमारियां भी हो सकती हैं. मान लो आपने कहीं बाहर खेत पे छोड़ दिया, कोई सॉइल बॉर्न डिजीज हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर डॉक्टर से उनका चेकअप भी टाइम टू टाइम करवाना पड़ेगा. और उन्हें कुछ अगर डॉक्टर बोल रहे कि नहीं ये बीमारियां बहुत ज्यादा यूज टू है गाय को, तो वैक्सीन लगवा दो. वैक्सीन मतलब पहले ही उनमें ऐसा कुछ डाल दो एंटीबॉडीज की, अगर उससे रिलेटेड एंटीजन आ रहा है तो वो क्या करे, उससे किल कर दे. ठीक है, तो प्रॉपर डॉक्टर चेकअप एंड वैक्सीनेशन. प्रॉपर डॉक्टर चेकअप एंड वैक्सीनेशन. क्या क्या पॉइंट्स हो गए स्टूडेंट्स? देखो फूड देना है, रफेज और कॉन्सेंट्रेट. रफेज और कॉन्सेंट्रेट मतलब फाइब्रस फूड होगा. क्या होगा स्टूडेंट्स? फाइब्रस फूड होगा. खाना क्या होता है, चारा भूसा. जो ये छोटा छोटा आपको दिखता होगा, उसमें सबसे ज्यादा क्या है, फाइबर का कंटेंट है. रहने के लिए ओपन एरिया दो. एरिया क्लीन होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर का चेकअप और वैक्सीनेशन होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये सब चीजें आपके लिए ऑल प्लस हैं, तो आपको बेस्ट से बेस्ट वैरायटी मिलेगी, बेस्ट से बेस्ट ब्रीड मिलेगी. आप अच्छे से अच्छे काऊ को मिल्क के लिए यूज कर सकते हो. ठीक है, मिल्क के प्रोडक्ट्स बना सकते हो जो इनडायरेक्टली आपको फूड रिसोर्स देंगे. अगर आप उन्हें खेती बाड़ी में यूज कर रहे हो तो क्रॉप की ईल्ड को बढ़ाएंगे, तो इनडायरेक्टली एनिमल्स
हेल्प्स दी प्लांट्स टू गिव यू फूड रिसोर्सेस। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने एनिमल हस्बेंड्री में अपना एक टॉपिक कैटल फार्मिंग को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, लॉजिक समझ में आ गया है और लिख भी लिया है। नेक्स्ट के जो टॉपिक्स हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।